हेलो एवरीवन, वेलकम टू केरर माइंड के इस यूट्यूब चैनल में शैलेंद्र टमटा आप सभी का स्वागत करता हूं। और टीचिंग एप्टीट्यूड का हमारी नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस को बहुत खूबसूरती से समझा है। हमने उसको डिटेल में समझा है। हमने EMRS के टीचिंग एप्टीट्यूड सिलेबस में समझा है। हमने नेट के UGC नेट के टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस को समझा है। हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। पिछली क्लासों में हमने देखा था, पिछली क्लासेस में शिक्षण क्या है, टीचिंग क्या है, टीचिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। हमने उसमें देखा था कि टीचिंग के लेवल्स कौन कौन से हैं, मेमोरी लेवल कौन सा है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। फिर हम उनके बारे में हमने जाना भी था कि कैसे उसमें हर्बर्ट महोदय ने कौन से लेवल की खोज की है, किसमें उन्होंने अपना सुझाव दिए हैं, हंट महोदय ने किस में दिए हैं, मॉरिसन महोदय ने किसने दिए हैं, स्मृति मेमोरी में लेवल में क्या होता है, यानी मेमोरी में लेवल में बच्चा कैसे सीखता है, चिंतनशील वाला लेवल कैसे होता है, ये सब हमने डिटेल में पहले पढ़ा था। अगर आपने यदि नहीं देखे हैं ये सब बेसिक, तो आप पहले प्ले लिस्ट में जाइए, क्योंकि हमने बहुत सारे MCQ भी एग्जाम पर, IMP वाले जो MCQ हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो आप सभी जाइए प्ले लिस्ट में जाइए, पहले उन्हें देखिए, डिटेल में देखिए और कंटिन्यू आगे इसको कीजिए। तो आज हम ब्लूम थ्योरी पढ़ने वाले हैं और आगे हम शिक्षण में जो है कौन कौन से चर होते हैं, चर क्या होते हैं, आगे की जानकारियां पढ़ने वाले हैं। चलो हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि जो हम टीचिंग एप्टीट्यूड में जो हमारा सिलेबस है, उसमें शिक्षण की आवश्यकताएं और प्रक्रिया में कुछ चर शामिल होते हैं, क्योंकि चर हम समझेंगे तो आगे हमको और चीज़ें बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, तो हम चर को पहले समझ लें कि शिक्षण की आवश्यकताएं, शिक्षण की प्रक्रिया में चर। ठीक है, तो चर क्या होता है, चलो मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं पहले, फिर उसको समझते हैं। ठीक है, देखो मैं बात कर रहा हूं चर। चर क्या होता है, तो आप समझिएगा कि जैसे छात्र एक चर है, शिक्षक एक चर है, टीचिंग मेथड जो है एक चर है, तो उनमें कौन से को क्या नाम दिया गया है। ठीक है, तो यदि हम बात करें आश्रित चर, आश्रित आश्रित चर की अगर हम बात करें, तो आश्रित चर कहा गया है छात्र यानी विद्यार्थी को। ठीक है, आश्रित चर क्यों कहा गया है कि विद्यार्थी जो होता है आश्रित होता है शिक्षक के ऊपर, यानी किस पे डिपेंड है, वो शिक्षक के ऊपर डिपेंड है। शिक्षक जो पढ़ाएगा, जैसा पढ़ाएगा, विद्यार्थी उसी पाठ्यक्रम को पढ़ेगा। विद्यार्थी अपने मन से कुछ नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो इसलिए विद्यार्थी को क्या कहा गया है, आश्रित चर कहा गया है। ठीक है, दूसरा चर होता है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर किसको कहा गया है, शिक्षक यानी टीचर को कहा गया है। टीचर जो है स्वतंत्र है, टीचर स्वतंत्र है पढ़ाने के लिए, टीचर स्वतंत्र है टीचिंग जो टेक्निक है उसको अपनाने के लिए, टीचर स्वतंत्र है कि छात्र को जिस प्रकार से सीखे उस तरीके से उसको सिलेबस तैयार कराने के लिए, यानी टीचर के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है कि पर्टिकुलर आपको इसी पैटर्न से पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए टीचर को क्या कहा गया है, स्वतंत्र चर कहा गया है। ठीक है, तीसरी कैटेगरी में है मध्यस्थ चर। मध्यस्थ चर, तो शिक्षक और स्टूडेंट यानी टीचर और स्टूडेंट, शिक्षक और छात्र के बीच में जो पूरे पाठ्यक्रम का जो सिलेबस का जो टीचिंग मटेरियल जो है, उपकरण जो है, वो सब पूरी प्रोसेस होती है, ये सब किस में आता है, मध्यस्थ, है ना। तो आप कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम प्लस टीचिंग मटेरियल यानी सामग्री, शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री, शिक्षण सामग्री, ये कौन से चर आते हैं, मध्य। फिर से देख लीजिए, हम चर के बारे में पढ़ रहे हैं। शिक्षण यानी टीचिंग एप्टीट्यूड में चर कौन कौन से होते हैं, तो इसमें 3 चरों की बात की गई है। सबसे पहला चर होता है आश्रित चर, ऐसा चर जो डिपेंड है टीचर के ऊपर, उसको हम बोलेंगे आश्रित, और इसमें गिनती किसकी होती है, छात्र यानी विद्यार्थी की। ठीक है, दूसरा चर है स्वतंत्र चर, मतलब ये खुला चर है, स्वतंत्र चर है, ये किसी पे आश्रित नहीं है, इसको हम शिक्षक कहते हैं। और तीसरा होता है मध्यस्थ चर। मध्यस्थ चर मतलब होता है जो इन दोनों के बीच में पुल का काम कर रहे, जैसे पाठ्यक्रम हो गया, टीचिंग सामग्री, शिक्षण सामग्री हो गई, तो ये सब मध्यस्थ चर है ना। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा, तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे। चल देखिएगा, शिक्षण की आवश्यक सामग्री, आवश्यकताएं शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित चर शामिल किए गए हैं। पहला चर की बात कर रहे हैं आश्रित चर ना। पहला चर क्या बोल रहा है, आश्रित चर। आश्रित चर का एक आश्रित चर का एक आश्रित चर वह है
वह शिक्षक है और शिक्षण की प्रक्रिया के प्रयासों के माध्यम से परिवर्तन और विकास के अधीन है। शिक्षण की प्रक्रिया में आश्रित चर क्रियात्मक समूह, मतलब ये बता रहा है कि चर क्या होते हैं। चर जो है शिक्षण की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये किस प्रकार से शिक्षण कार्य को कंप्लीट करते हैं ये बता रहा है। अब सबसे पहले चरों के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। चर, शिक्षक एक स्वतंत्र चर है, वह छात्रों के कामकाज आश्रित चर के लिए जिम्मेदार है। आश्रित चर किसकी बात कर रहा है, मैंने आपको बताया हूं, ये किसकी बात कर रहा है, छात्र की बात कर रहा है ना। तो आश्रित चर, छात्र कैसा है, एक आश्रित चर है, ठीक है। तो शिक्षक स्वतंत्र है, वह छात्रों के कामकाज में आश्रित चर के लिए जिम्मेदार है। आश्रित चर मतलब किसके लिए जिम्मेदार है, छात्र के लिए जिम्मेदार है। वह इस प्रक्रिया में कार्य करने के लिए स्वतंत्र है, जबकि छात्र उस पर काफी निर्भर करता है। शिक्षक शिक्षण की प्रक्रिया की योजना बनाता है, व्यवस्थित करता है, नेतृत्व करता है, नियंत्रित करता है। आश्रित की तरह स्वतंत्र चर भी कार्यात्मक या सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब जिस प्रकार से आश्रित चर यानी छात्र जो क्रिएटिविटी है उसमें जो सक्रिय भूमिका है, उसी प्रकार से शिक्षक भी सक्रिय भूमिका में रहते हैं। शिक्षक योजना बनाते हैं, शिक्षक नेतृत्व करते हैं, शिक्षक व्यवस्था बनाते हैं, शिक्षक कंट्रोल यानी नियंत्रण करते हैं, ये कहा गया है। तो आश्रित चर हुआ शिक्षक, छात्र जो डिपेंड है टीचर पे, और स्वतंत्र चर हो गया शिक्षक जिस पे डिपेंड कौन है, छात्र। तीसरा है मध्यवर्ती चर, शिक्षण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आश्रित और स्वतंत्र चर के बीच वांछनीय अंतःक्रिया आवश्यकता होती है। यह भूमिका में मध्यवर्ती चरों द्वारा निभाई जाती है। शिक्षण व सामग्री के तरीके से और तकनीक, शिक्षण सामग्री और शिक्षण वातावरण आदि की रणनीति और प्रबंधन हस्तक्षेप करने वाला चर है। कुल मिला के शिक्षक सामग्री, शिक्षण वातावरण, है ना, तो तौर तरीके, टेक्निक, ये सब क्या है, मध्यस्थ। मैंने आपको शॉर्ट में पहले ही बता दिया था, फिर से एक बार बता देता हूं। आश्रित चर है छात्र जो डिपेंड है शिक्षक के ऊपर, स्वतंत्र चर शिक्षक है जो अपने अनुसार तैयारियां करवा सकता है, और मध्यस्थ चर शिक्षण सामग्रियां हैं, टेक्निक हैं, तरीके हैं जिनके माध्यम से शिक्षण कार्य कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। उम्मीद है ये चीज समझ में आ गई होगी ना। देखो आगे हम ब्लूम थ्योरी पढ़ने वाले हैं, आगे बहुत मजा आने वाला है, बहुत जबरदस्त थ्योरी पढ़ने वाले हैं, सरल तरीके से पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल कंटिन्यू वीडियो में बने रहिएगा आप। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब देखो शिक्षण के 3 चरण, वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में यहां से क्वेश्चन निकल के आता है कि निम्नलिखित में से शिक्षण का कौन सा चरण नहीं है। तो हमको शिक्षण के 3 चरण दिए गए हैं, इसमें आपको पहचानना है कि कौन सा नहीं है। ऐसे 4 दिए रहते हैं, लेकिन अभी हम समझेंगे, इनको छोड़कर जो होगा वो इसका आंसर नहीं होगा। चलो शिक्षण के 3 चरण देखते हैं। पूर्व सक्रिय चरण योजना या नियोजन चरण। पूर्व सक्रिय चरण योजना या नियोजन चरण। चरण मतलब होता है स्टेप, नियोजन स्टेप मतलब प्लानिंग स्टेप। पूर्व सक्रिय चरण योजना यानी जो एक्टिव प्रोसेस होती है उसके पहले वाली। तो मैं इसको आपको बताना चाहूंगा कि पूर्व, जब शिक्षक टीचिंग कार्य करने जाता है तो ऐसा तो नहीं है कि सीधे सीधे टीचिंग कार्य करने चल जाए। शिक्षक को बहुत सारी तैयारियां करना पड़ता है, बहुत सारे मटेरियल तैयार करना पड़ता है, सिलेबस तैयार करना पड़ता है, पाठ्यक्रम कौन सी चीज जरूरी है, छात्र को क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कौन सा कंटेंट तैयार। जैसे अभी मैंने पीडीएफ बनाया, ये जो आपका पीपीटी है, पीपीटी का निर्माण करवाया, ठीक है। उसके बाद में कितना कंटेंट पढ़ाना है, हम कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप सिलेबस चल रहे हैं ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। प्ले लिस्ट में जैसे जाए तो एक के बाद एक पूरे वीडियो आपके सब्जेक्टिव मिल जाए, आपको सिस्टमेटिक पूरा 60 नंबर कवर करने के लिए हम प्रयासरत हैं, ठीक है। और यूजीसी नेट में जो 5 नंबर का आएगा वो भी आपका इसी में तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इस सिस्टमेटिक, तो यानी शिक्षक एक पहले ये देखता है कि पूर्व प्लान करता है कि मुझे कक्षा में कौन कौन से कार्य करना है। यदि वो कक्षा में जाएगा और फिर सोचेगा तो छात्र भी डिस्टर्ब होंगे और टीचर के बीच में आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाएगा। तो शिक्षक पहले से तैयारी करता है कि मुझे क्या क्या करना है, किस तरह से काम करना है। उस कार्य को कहते हैं पूर्व सक्रिय चरण या नियोजन चरण। नियोजन चरण प्लानिंग स्टेप, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। फिर से मैं बता देता हूं, शिक्षण कोई टीचिंग कार्य करने जाता है तो टीचिंग कार्य करने से पहले वह पूरी प्लानिंग करता है, पूरी तैयारियां करता है, पूरे टारगेट निश्चित करता है, पूरे लक्ष्य निर्धारण करता है कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, क्या चीज पढ़ाना है, कौन कौन सी चीजों को शामिल करना है, पैटर्न कौन सा अपनाऊंगा, कौन सी टीचिंग मटेरियल को मैं उसमें शामिल करने वाला हूँ। ए टू जेड इस प्रकार की जो चीजें हैं वो किसमें आएगी, पूर्व सक्रिय चरण योजना, मतलब सक्रिय चरण के पहले वाली। और यहाँ सक्रिय चरण जो दूसरा स्टेप है उसको हम देखते हैं कि सक्रिय चरण या क्रियान्वयन चरण या प्रभाव चरण। तो ये सक्रिय चरण मतलब एक्टिव पार्ट होता है,
जैसे अब मैंने ये पढ़ाना शुरू कर दिया आपको, तो ये एक्टिव पार्ट है, ये सक्रिय चरण है। यहां पर तो जब टीचर क्लास में इंटर करता है, टीचर पढ़ाना शुरू कर देता है, तो उसको बोलते हैं सक्रिय चरण, एक्टिव हो गया है। ठीक है। तीसरा है उत्तर सक्रिय चरण। उत्तर सक्रिय मतलब ये पोस्ट एक्टिविटी के बाद वाला समय है, या मूल्यांकन चरण भी कहते हैं, यानी जब टीचर ने पढ़ा दिया है छात्र को, शिक्षण कार्य कंप्लीट हो गया है, तो इतने में शिक्षण समाप्त नहीं होता कि शिक्षक क्लास से बाहर निकला और खत्म। नहीं, शिक्षण ऐसा नहीं है। शिक्षण व्यवस्था में छात्र के ऊपर बाद में भी नजर रखेगा शिक्षक कि उसे कितना याद हुआ, उसका मूल्यांकन करेगा, उसका वो छात्र जो है एनालिसिस करेगा छात्रों के ऊपर टीचर कि कौन कौन से टॉपिक में बच्चों को परेशानी आ रही है, कौन से टॉपिक नहीं बन पा रहे हैं। ठीक है, उन सब की जो चीजें हैं कहाँ आएगी, उत्तर सक्रिय चरण में आएगी। ठीक, आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कोई डाउट रहते हैं वो भी कमेंट्स कीजिएगा, और आपको कोई सुझाव देना है तो वो भी कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपकी कमेंट्स जरूर देखूंगा। चलो देखो, यहाँ लिखा है पूर्व सक्रिय चरण, है ना। तो पूर्व सक्रिय चरण यानी योजना या नियोजन चरण। इस चरण में वे सभी गतिविधियां शामिल है जो एक शिक्षक कक्ष में शिक्षण से पहले, कक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले तैयार करता है। मैंने अभी आपको बताया कि पूर्व मतलब पहले, सक्रिय चरण मतलब क्लास में टीचर एक्टिव होता है उसके पहले जो तैयारी करता है उसको हम पूर्व सक्रिय चरण कहते हैं। पाठ योजना का निर्माण, विषय सामग्री का निर्धारण, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है और कितने समय में पढ़ाना है का निर्धारण। मैंने आपको बताया ना, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, ये सब डिसाइड कर देता है। ऐसा नहीं है कि क्लास में गए और 5 मिनट में आ गए, क्लास में गए दिन भर नहीं, ऐसा नहीं, फिक्स रहता है। ठीक है ना। तो ये जो है पहले चरण की बात कर रहे हैं। इस चरण में शिक्षण के जो पूर्व सक्रिय चरण है, यह शिक्षण के लिए योजना बनाने का चरण है। इस चरण में एक दो प्रमुख चरण शामिल है। मतलब इसमें क्या है कि एक दो चीजें और एक्स्ट्रा हो जाती हैं। लक्ष्य उद्देश्यों की स्थापना, यहाँ हम लक्ष्य उद्देश्य यानी कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, हमने क्लियर कर लिया ना। इन उद्देश्यों को सक्रिय करने के तरीके और साधनों की खोज करना कि अब भैया कैसे पढ़ाएंगे। टारगेट तो डिसाइड कर लिया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वह बात कही जा रही है। ठीक है। उसके बाद पूर्व सक्रिय चरण में शिक्षण का संचालन, कक्षा शिक्षण से पूर्व शिक्षक के अनेक कार्य करने होते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि पूर्व सक्रिय चरण में शिक्षक को अनेक कार्य करने पड़ते हैं एक्टिव होने के लिए, क्लास में पढ़ाने के लिए, है ना। इस चरण में वो सभी गतिविधियां शामिल है जो एक शिक्षक कक्षा में प्रवेश करने के पहले करता है, और आई थिंक मैंने ये आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इस चरण में गतिविधियां कौन कौन सी शामिल है देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। लक्ष्य का निर्धारण करना, आपको ऑप्शन में दे दिए जाएंगे 3-4 पॉइंट और बोलेगा कौन कौन सा है कौन सा नहीं है, 1 2 3 3 2 1 इस टाइप से ऑप्शन दिए रहते हैं, है ना। जैसा मॉडिफाइड पेपर बनता है तो और ऐसे बनते हैं, तो डायरेक्ट 4 में से कौन सा नहीं है ऐसा बता दो बोलता है। ठीक है। तो आप देखो इनमें से सही को आपको 3 सही रहेंगे और 1 गलत रहेगा, या सीक्वेंस जमाना पड़ेगा कि कौन से 2-3 जो भी है सही है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि लक्ष्य निर्धारण करना, टारगेट निर्धारण हो गया। पढ़ाई जाने वाली सामग्री या विषय वस्तु को चयन करना, कौन कौन सी चीज पढ़ाना है वो सेलेक्ट करना है। विचारों की व्यवस्था करना और शिक्षण शैली। विचारों की व्यवस्था करने का मतलब ये है कि आप कैसे उसको कहना चाहिए, कौन कौन सी चीज पढ़ाएंगे, कौन कौन से कंटेंट है ना। और शिक्षण शैली का मतलब वे ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का तरीका। देखो क्या होता है, नॉलेज आप में कितना है ये बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, लेकिन आप कैसे नॉलेज को डिलीवर कर रहे हैं, मतलब आपको पढ़ाने का तरीका क्या है, आप छात्र ओरिएंटेड हैं क्या नहीं। अगर मान लो दुनिया का बहुत बेस्ट टीचर है लेकिन आपको वो पढ़ा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो शिक्षक आप किसी काम का नहीं है। लेकिन एक सामान्य हो सकता है आपके घर परिवार का व्यक्ति या आपके पड़ोस का व्यक्ति या कोई आपका बड़ा भाई बहन कोई भी है, वो आपको समझा रहा है, हो सकता है उसके बाद उतना नॉलेज ना हो लेकिन उसका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, उसके पास जो नॉलेज है पूरा का पूरा आपके अंदर डिलीवर कर रहा है, तो उसको बोलेंगे बेस्ट टीचर, बिकॉज वो नॉलेज डिलीवर बहुत अच्छे से कर रहा है ना। तो यहाँ पर वही है कि शिक्षण शैली, पढ़ाने का तरीका क्या होना चाहिए, ये सब शिक्षण कार्य में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। शिक्षण शैली जो टीचिंग स्किल्स है ना वो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है, क्योंकि छात्र जो है उस टीचिंग शैली के अनुसार ही टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है। शिक्षण की उपयुक्त रणनीति और युक्तियों का चयन करना, शिक्षण की अवधि स्थान प्रबंध तय करना, ठीक है, मूल्यांकन और उपकरण तकनीकों के बारे में निर्णय लेना। मतलब ये सब चीजें किस में आ रहे हैं, पहले चरण में आ रहे हैं। ठीक है। चरण पूर्व सक्रिय के दौरान बनाई गई योजना का निर्धारण संदर्भित करता है, वास्तव में कक्षा शिक्षण है। इस चरण में शिक्षण पूर्व निर्धारित वातावरण प्रदान करते हैं, शिक्षण छात्रों से बातचीत करता है ताकि शिक्षार्थी वांछित परिवर्तन ला सके। इसमें चलो एक्चुअली क्या है, ये जो है ना, ये जो पॉइंट है
ये पॉइंट सेकेंड स्टेप की बात कर रहा है। ये कौन सा चरण है आपका? सेकेंड, मतलब सेकेंड चरण मतलब सक्रिय चरण की बात कर रहा है। ये जो हमने सेकेंड चरण पढ़ा है ये इसकी बात कर रहा है, ये सक्रिय चरण है। चलो दूसरे सक्रिय चरण में पहुंच गए हैं, ठीक है। यहां पर रहना चाहिए दूसरा चरण, मैं चलो पॉइंट कर देता हूं। ये सेकेंड चरण पूर्व सक्रिय चरण के दौरान, मतलब पूर्व सक्रिय चरण के दौरान बनाई गई योजना के निष्पादन को संदर्भित करता है। इसका मतलब यह है कि हमने पहले जो पूर्व सक्रिय चरण योजना बनाई थी, फर्स्ट काम किया था, उसके बाद जब सेकेंड स्टेप में आए तो वो जो बनाया था उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, निष्पादन करेंगे, उसका इम्प्लीमेंट करेंगे हम, ठीक है। कि वास्तव में अब ये शिक्षण शुरू हुआ है, अभी तैयारियां थी टीचिंग काम की, अब ये टीचिंग काम शुरू हुआ है, ठीक है। तो यह वास्तविक कक्षा शिक्षण है। इस चरण में शिक्षक शिक्षार्थियों को पूर्व निर्धारित वातावरण प्रदान करते हैं। शिक्षक छात्रों के साथ बातचीत करते हैं ताकि शिक्षार्थी में वांछनीय परिवर्तन ला सके, है ना। तो देखो जैसे अभी हम डिजिटल माध्यम से पढ़ रहे हैं, अभी हमारे आप वीडियो देख रहे हैं इसका, मैं डायरेक्ट आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट्स कीजिएगा, आपको कोई सुझाव है तो भी मुझे कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। या आप और क्या ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट्स कीजिएगा। तो ये मैं आपसे एक बातचीत करना चाह रहा हूँ, जिससे क्या हो रहा है कि चीजों को परिवर्तित किया जा सके या बेहतर से बेहतर बनाया जा सके, ठीक है। इस प्रक्रिया में शिक्षक शिक्षार्थियों को मौखिक उत्तेजना प्रदान करता है, मौखिक उत्तेजना प्रदान करता है। यह उत्तेजना कई प्रकार की हो सकती है, कुछ उदाहरण ऐसे: सवाल पूछकर, उत्तेजना मतलब होता है क्यूरियोसिटी, उसके अंदर एक जिज्ञासा प्रदान कर रहा है, एक उत्तेजना की, वो उत्साहित हो रहा है एक प्रकार से ना। तो सवाल पूछकर, छात्र के की प्रतिक्रिया सुनकर, मार्गदर्शन प्रदान कर कर, स्पष्टीकरण देकर, है ना। तो कुल मिला के ऐसा है कि देखो कोई भी टीचिंग या कोई भी क्लास बेहतर कब बनेगी छात्र शिक्षक दोनों के लिए, जब टीचर छात्र से सवाल पूछे, छात्र उसमें इंटरेस्ट ले, ठीक है, और छात्र के सवाल का जवाब मिले। अगर मान लो आप जो है टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और टीचर आपको कुछ नहीं बता रहा है, ठीक है, आपके जवाब का सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, ठीक है, तो आपका वहां जो है उत्तेजना कम हो जाएगी, वहां आप जो है नहीं पूछने वाले हैं, आपका वैसे जोश कम हो जाएगा, क्योंकि आपको जो है आपकी प्रतिक्रिया नहीं मिली ना, छात्र ने जो क्रिया किया उसकी प्रतिक्रिया नहीं मिली है, ठीक है, वो शिक्षक मार्गदर्शन नहीं प्रदान कर रहा है, स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको करना पड़ेगा वहां। इसमें कक्षा में किया गया कार्य वास्तविक शिक्षण शामिल है। इसमें शिक्षार्थियों के साथ आमने सामने होता है। ये परीक्षा में देखो पिछले साल यूजीसी मैंने अभी 2025 में, इसी वर्ष 2025 में जो अभी पेपर हुआ था जून में, यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछा था ये कि शिक्षार्थियों को आमने सामने, ठीक है। तो शिक्षण, वास्तविक शिक्षण के 4 बिंदु दिए गए थे इस टाइप से कुछ, और ऐसे पूछा था। तो इसमें शिक्षार्थी को आमने सामने मतलब आप आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं, जैसे शायद मैं तो आपको नहीं देख पा रहा हूँ अभी, लेकिन आप मुझे देख पा रहे होंगे, ठीक है। और क्लास में हम रहते तो एक दूसरे से रूबरू होते हैं, और शिक्षक पहले चरण में नियोजित कुछ तकनीकी सहायता और सामग्री का उपयोग करता है। यह शिक्षक को पहले निर्धारित प्रासंगिक उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है। यहाँ शिक्षक द्वारा निम्नलिखित ऑपरेशन किए जाते हैं। यहाँ शिक्षक को पता लगाना चाहिए कि समूह में ऐसे कितने लोग चौकस दिखाई दे रहे हैं, कितने लोग लापरवाह उदासीन हैं, ठीक है। नए विद्यार्थी पिछले ज्ञान के बारे में क्या जानते हैं, शिक्षक ने शिक्षार्थी की क्षमता और रुचियों, दृष्टिकोण, शैक्षणिक भूमिका को जानकर शुरुआत करें। इस स्तर से शिक्षक पढ़ाना शुरू करें। शिक्षक का अंत क्रियात्मक चरण शिक्षक और छात्रों के बीच कक्षा की बातचीत है। इस चरण में शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रवेश करने पर की जाने वाली सभी गतिविधियों को एक साथ जोड़ देता है। ये गतिविधियां कक्षा में सामग्री की प्रस्तुति संबंधित होती हैं। वे गतिविधियां एक शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रवेश करने के बाद की जाती हैं, शिक्षण के अंत क्रियात्मक चरण के अंतर्गत शामिल की जाती है। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं पूरी चीज बताऊंगा, ठीक है। एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है, एक्चुअल में ये कहना चाह रहा है कि भैया टीचर जब क्लास में इंटर हुआ, ठीक है, तो टीचर क्लास में इंटर हुआ तो टीचर को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने छात्र सोए हुए हैं, कितने सोए का मतलब ऐसा है कि आलसी में है, कितने छात्र एक्टिव है, कितने छात्र के अंदर जिज्ञासा बहुत ज्यादा है जानने की, कितने छात्र रियल में स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है। जैसे आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे समझ में आता है यार आप लोग रियल में स्टडी करना चाहते हैं, और आप कमेंट्स करेंगे, मैं भी मोटिवेट हूँ, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, तो इसमें व्यूज थोड़े ज्यादा बढ़ जाएंगे, मुझे मोटिवेशन मिलेगा यार कि चलो मैं मेहनत कर रहा हूँ तो सार्थक मेहनत हो रही है, ठीक है। तो इस टाइप से ये है कि एक्टिव बच्चे, तो शिक्षक जो है क्लास में कितने बच्चे एक्टिव हैं, कितने बच्चे कहना चाहिए चौकस दिखाई दे रहे हैं, उदासीन तो नहीं है,
कितने बच्चे क्लास में नए आए हैं, कितने बच्चे ने पुराने टॉपिक को नहीं पढ़ा। जैसे आते से मैंने क्लास में आपको बोला ना कि भैया वो टॉपिक हमने पढ़ लिए, सीक्वेंस से पढ़ोगे ज्यादा मजा आएगा, उनको भी पढ़ लीजिएगा और ये वीडियो देखने के बाद पढ़ लीजिएगा, ज्यादा ही है तो ना क्यों। और पुरानी क्लास से जैसे मान लो हमारी क्लास स्टार्ट हुई तो मैंने क्या काम किया, आपसे लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3, तो मैंने पता लेवल मेमोरी बेस्ड लेवल था, बच्चे ज्ञान सीखते हैं, ये हर्बर्ट महोदय ने इसके सिद्धांत दिया तो हर्बर्ट सिद्धांत के नाम से जानते हैं, ठीक है। चिंतन वाला तीसरी अवस्था होती है तो हंट महोदय ने इसके बारे में खोज की थी, तो हंट महोदय है ना। तो कहने का मतलब ये लेवल 1 लेवल 2 शिक्षण के स्तर है। हंट महोदय, मॉरिसन महोदय, ठीक है ना, इन लोगों ने, हर्बर्ट महोदय, इन लोगों ने इस दिया था, तो वो हमने डिस्कस किया पुरानी कक्षा के बारे में। और उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, ऑफलाइन क्लास में रहते हैं, और देन कंटिन्यू यानी पुरानी क्लास का एक समरी बनाते, शॉर्ट में उसको, उसमें क्वेश्चन आंसरिंग करते, समरी शॉर्ट में डिस्कस करते, देन नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करते। ये बेस्ट तरीका होता है क्लास में बैठ के तैयारी करवाने का, ठीक है। तो ये टीचिंग एबिलिटी आपके अंदर होना चाहिए यदि आप टीचर बनने वाले हैं तो, ठीक है। चलो इसी बारे में ये बात कर रहा है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट, सक्रिय चरण में शामिल करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां का सुझाव दिया गया। अच्छा, क्या क्या सक्रिय चरण में गतिविधियां, देखो, शिक्षार्थियों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि को जानना, शिक्षार्थियों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि को जानना, मतलब जो स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट की शैक्षणिक पृष्ठभूमि को ये जानना कि यार किस लेवल के स्टूडेंट हैं, मतलब बहुत इंटेलिजेंट हैं, एवरेज बच्चे हैं या डल बच्चे हैं, तो किस टाइप्स की कैटेगरी के बच्चे हैं। क्योंकि अगर बहुत एक्टिव बच्चे हैं, एडवांस लेवल के बच्चे हैं, उनको बेहतर से बेहतर नॉलेज नहीं दिया गया, मतलब एडवांस लेवल डीपली नॉलेज नहीं दिया गया, तो बच्चे उतने अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि हो सकता है अच्छे लेवल के बेसिक तो नॉलेज हो गई, और मान लो बच्चे जो है थोड़े से मीडियम लेवल के हैं, उनको बहुत एडवांस नॉलेज दोगे लेकिन बेसिक क्लियर नहीं है, तो भी बच्चे निराश होंगे। इसलिए आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, शिक्षार्थियों की क्षमता को पहचानना पड़ेगा, मतलब उनकी कहना चाहिए एफिशिएंसी जानना पड़ेगा, शिक्षार्थियों की रुचियों और दृष्टिकोण को पहचानना पड़ेगा, उनका क्या इंटरेस्ट क्या है, उनका एक नजरिया क्या है, ये जानना पड़ेगा। शिक्षण कैसे कराएंगे, शिक्षार्थी का बोध, बोध मतलब समझ, शिक्षार्थियों की समस्याओं की पहचान करो, उनका निदान, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ तो कमेंट्स कीजिएगा, अपनी समस्या बताइएगा, कोशिश करूंगा उन्हें सॉल्व करने का, तो समस्या का निदान करने वाली वही बात की गई है, ठीक है। चलो तीसरा आता है उत्तर सक्रिय चरण। उत्तर सक्रिय चरण ये तीसरा चरण है, मतलब अभी हमने पहले पूर्व सक्रिय चरण में देखा था। देखो सिंपल सा, सक्रिय मतलब एक्टिव, टीचर पढ़ा रहा है तो वो एक्टिव हुआ, पूर्व मतलब एक्टिव पढ़ाने के पहले, तो पढ़ाने के पहले वो तैयारी कर रहा है, और उत्तर मतलब बाद, पोस्ट, तो प्री और पोस्ट है ना। टीचर जो एक्टिव है क्लास में उससे पहले प्री यानी पहले की तैयारी किया, और पोस्ट मतलब बाद का, तो तीनों चरण सरल है। तो पोस्ट में क्या होगा कि तैयारी के बाद में, चलो देख लेते हैं इसको। यह शिक्षण का मूल्यांकन चरण है, मतलब तीसरा जो पोस्ट वाला है मूल्यांकन चरण है ना, उत्तर वाला। यह चरण निम्नलिखित गतिविधियों से संबंधित है। मूल्यांकन गतिविधियां विभिन्न तरीके से की जाती हैं, जैसे परीक्षण नहीं है या प्रश्नोत्तरी। उत्तर सक्रिय चरण के मूल्यांकन गतिविधियों से संबंधित है ना। तो ये जैसे मान लो शिक्षक ने आपको क्लास में पढ़ाया, अब वो परीक्षण करेगा, टेस्ट करेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, ठीक है, तो आपसे प्रश्नोत्तरी लेगा, क्वेश्चन आंसर पूछेगा कि आपको समझ में आया क्या नहीं, ठीक है ना। ये चीज वो पूछना चाहेगा आपको, जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको इतना समझ में आया कि नहीं, कमेंट्स कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यह परीक्षण या प्रश्नोत्तरी सही कई तरीकों से किया जा सकता है। यह मौखिक रूप से लिया जा सकता है, लिखित रूप से छात्रों की प्रतिक्रिया को देखकर, टिप्पणियां आदि को देखकर किया जा सकता है, ताकि उनकी उपलब्धियों का सही मूल्यांकन किया जा सके। मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि कौन सा मौखिक सुटेबल होगा, कौन सा लिखित सुटेबल होगा, परीक्षण मूल्यांकन ये देखा जाएगा उस समय। सक्रिय चरण के बाद गतिविधियों का सुझाव दिया जाता है, शिक्षण परिवर्तनों को परिभाषित करता है, उपयुक्त परीक्षण के उपकरणों और तकनीकों का चयन करता है, परिणामों के आधार पर अपनी रणनीति को बदलेगा, यानी जो फीडबैक मिलेगा। देखो टीचर ने स्टूडेंट का मूल्यांकन किया, एग्जाम लिया, एग्जाम लेने के बाद में जो परिणाम आएंगे उस परिणाम के अकॉर्डिंग जो है टीचर आगे का अपनी रणनीतियां बदल सकता है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षक के कक्षा में प्रवेश करने से पहले ही शिक्षण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसलिए कहा गया, मैंने आपको बताया था ना कि शिक्षण में तीनों स्टेप प्रॉपर होना चाहिए, पूर्व वाले भी, पूर्व शिक्षण स्तर, मतलब एक्टिव जो होता है वो, और पोस्ट वाला भी। क्यों? अगर शिक्षक क्लास में एंटर करने से पहले पूरी तैयारी नहीं करेगा कि मुझे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, कौन कौन से टॉपिक तैयार करना है, किस पैटर्न से पढ़ाना है, ठीक है, तो क्लास जो है मजा नहीं आएगा, क्योंकि
शिक्षक आके क्लास में सोच रहा है कि अब मुझे क्या पढ़ाना है, तो वो ठीक नहीं रहेगा ना। तो इसलिए पढ़ाने से पहले ही प्रोसेस शुरू हो चुकी क्लास की, यही बात की गई है ना। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ शिक्षण के चरण, शिक्षा के चरण ब्लूम द्वारा, शिक्षण द्वारा अनुदेशात्मक वर्गीकरण। शिक्षा के चरण ब्लूम महोदय जो है, अभी देखेंगे ब्लूम महोदय क्या है, कौन कौन से शिक्षण के चरण दिए अभी देखेंगे। बहुत जबरदस्त यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है, एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, और बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, हम उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलो तो ये जो शिक्षण के चरण है, ब्लूम द्वारा शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण है, शिक्षक के चरण है। तो देखो शिक्षण एक जटिल कार्य है, शिक्षण एक कैसा है, जटिल, मतलब पढ़ाना इतना आसान काम नहीं है कि आप उठे मुंह उठाए और चल के आगे और पढ़ाने लगे, इतना आसान काम भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर आपके शब्द, वोकेबलरी, वोकेब है ना, आपका कम्युनिकेशन, आपका वे बात करने का वे तरीका, आपका नॉलेज डिलीवर करने का तरीका, कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक्सप्लेन इसकी एक्सप्लेनेशन स्किल, मतलब ये चीजें आपकी होनी चाहिए ना। कुल मिला के टीचिंग स्किल्स हैं, प्लस आपके पास नॉलेज है, देन आप नॉलेज को बेहतर डिलीवर कर सकते हैं। तो वही बात कर कि ये इतना सरल काम नहीं है टीचिंग करना, ये एक जटिल कार्य है। ठीक है, हमें इस कार्य को करने के लिए व्यवस्थित योजना की आवश्यकता होती है ना। शिक्षण चरणों में होता है, प्रक्रिया बनाने वाले विभिन्न चरणों को शिक्षण के चरण कहा जाता है। शिक्षण प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो ये बोलते हैं शिक्षण चरणों में होता है। अब ये ब्लूम महोदय की बात कर रहे हैं। अभी आपने 3 चरण देखा तो वो सामान्य 3 चरण है, ये ब्लूम महोदय एक्चुअली क्या है, जो ब्लूम महोदय है, ये ब्लूम महोदय ने 1956 में, मैं ट्रिक भी बताऊंगा, याद करने का तरीका बताऊंगा। 1956 में शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्यों के 3 भागों में बांटा है, जिसे अंग्रेजी का 3H कहा गया है, अंग्रेजी का 3H कहा गया। अब ये 3H के रूप में बांट दिया उनने, जो प्रोसेस है पूरी उसको 3H में बांट दिया। पहला है हेड, मतलब सिर, ये ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, यानी सिर मतलब ये बुद्धि, मस्तिष्क, ज्ञान, उसके बाद उससे संबंधित है, इसको कॉग्निटिव डोमेन कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है हार्ट, इसको भावात्मक ज्ञान क्षेत्र यानी अफेक्टिव डोमेन कहा जाता है। तीसरा है हैंड यानी हाथ, इसको मनो संचालित ज्ञान क्षेत्र कहा जाता है यानी सेंसरी डोमेन कहा जाता है। ठीक, अब इसको समझे कैसे। सबसे पहले तो आपको ये ट्रिक याद कर लेना है। देखो मैं आपको एक शॉर्ट में पहले बता देता हूं। ब्लूम महोदय, चलो यहीं पर यहीं लिख देता हूं, नई स्लाइड लेने से अच्छा। ये ट्रिपल एच है, 3H का मतलब ट्रिपल एच। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ट्रिपल एच कास ब्लूम के बदले हम दे देते हैं, ट्रिपल एच कास ब्लूम के बदले हम दे देते हैं, इसकी ट्रिक है। ट्रिपल एच जो है कास ब्लूम के बदले हम दे देते हैं। ठीक है ना, इसका क्या अर्थ हुआ, ये जो ट्रिपल एच है ना, ये पहला दूसरा तीसरा इस तरह, इसको आपको याद रखना है डिक्शनरी अल्फाबेट के अनुसार। ठीक है, डिक्शनरी अल्फाबेट का मतलब होता है, जैसे मान लो ये हेड दिख रहा है, HEAD हेड, दूसरा दिख रहा है HEART हर्ट, तीसरा दिख रहा है हैंड। तो आप देखो डिक्शनरी में सबसे एच तो तीनों में कॉमन है, यहाँ भी ई है, यहाँ भी ई है। ठीक है, और ये हैंड है ना, एच है। ठीक है, तो ये हैंड हाथ को सबसे बाद में रख देना, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं इसको, अगर इस तरीके में अगर कंफ्यूज हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ए आ गया ना इसलिए कंफ्यूज कर सकता है, तो आप इसको दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। दूसरा भी याद करने का तरीका मैं आपको चलो बता देता हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन होगा ना, तो कंफ्यूजन को दूर भी करना है। कास ट्रिपल एच ब्लूम के बदले हम देते, ऐसा रखना है। ठीक है, अब देखो सिर, ज्ञान सिर तरफ से बढ़ता है, पैर की ओर से नहीं आता ना। ज्ञान सिर, सबसे पहले किसके क्या होना आएगा, सिर आएगा, दूसरे बार में हृदय आएगा, सिर से लगा हुआ नजदीक है ना, सिर के बाद हृदय, हृदय के बाद में हाथ। बात करता हूँ, वेरी सिंपल। ठीक है, तो कास ट्रिपल एच थ्योरी ब्लूम के बदले आप दिए रहते, कास रिप्रेजेंट कर रहा है, कास का सी, देखो ये कास का जो सी है ना, कास का ये सी है, ये सी कॉग्निटिव डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ज्ञानात्मक क्षेत्र। ए का क्या कर रहा है, भावात्मक यानी अफेक्टिव डोमेन, और एस क्या कर रहा है, सेंसिटिव डोमेन। ठीक है ना, एस क्या है, सेंसिटिव, तो ये सेंसरी डोमेन, तो ये डिपेंड कर रहा है। तो आपको याद रखना है कि 1956 में ब्लूम महोदय ने
पढ़ने लिखने वाले का सीना 56 इंची सीना होता है, ऐसा याद रख लेना। तो अगर आपका भी 56 इंच का सीना होता तो ब्लूम के बदले शायद आप ही ट्रिपल एच थ्योरी कास दे देते, याद करने का तरीका। तो 56 इंच से 56, 1956 में ब्लूम महोदय ने दिया था, ब्लूम सिद्धांत दिया था, ठीक है, शिक्षण के। उसके बाद में इन्हें 3 एज बताए थे, सिर पहला यानी ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, दूसरा भावात्मक यानी हृदय, ठीक है ना, और तीसरा है मनोसंचालित यानी हेड। अब इसको हिंदी देखो, इसको इंग्लिश में तो याद हो गया कास, कास से सी कोग्नेटिव, कोग्नेटिव, इफेक्टिव और सेंसरी। अब देखो हिंदी में कैसे याद रखेंगे ज्ञान। तो आप मुझे एक बात बताओ, ज्ञान की बातें आप कहाँ से करते हैं? मस्तिष्क में सोच समझ के करते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि मन से कुछ भी। ज्ञान की बातें कहाँ से करते हैं? मस्तिष्क यानी सिर से करते हैं, ठीक है। अब दूसरा भावात्मक, हम जो बोलते हैं ना, दिल से सोचो, किसी के प्रति भाव रख रहे हैं, अच्छे भाव बुरे भाव, दिल से सोचो। दिल मतलब होता है हृदय, तो यहाँ भाव आ गया उसका, है ना। तीसरा है संचालित, मनोसंचालित, मतलब संचालित करना यानी सेंसर यानी हाथ से काम करना, संचालित करना, एक्टिवेट करना, ठीक है। तो तीसरे में आ गया, ठीक है। और इंग्लिश में कास्ट से रिप्रेजेंट कर दिया। आई थिंक याद करने के लिए सरल तरीका है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो यही बात है, ये देखो, ये मनोसंचालित, ये तीनों प्रकार के क्षेत्र को इन्हें रिलेट किया है। तो जो कॉग्निटिव क्षेत्र है वो नॉलेज बेस्ड है। नॉलेज बेस्ड मतलब ये ज्ञान पर आधारित है, नॉलेज पर आधारित है, बुद्धि पर आधारित है, ठीक है। ये मस्तिष्क पर आधारित है, ऐसा कह सकते हैं। दूसरा है साइकोमीटर यानी स्किल्ड बेस्ड है, स्किल्ड बेस्ड, ठीक है। और तीसरा अफेक्टिव मतलब एटीट्यूशनल बेस्ड है, मतलब ये इफेक्टिव बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो हम इसको आगे अच्छे से समझते हैं डिटेल में। कॉग्निटिव ज्ञान क्षेत्र, अब कॉग्निटिव ज्ञान क्षेत्र ब्लूम महोदय ने देखो एक्चुअली क्या किया था, इसका अपन एक इमेज लेते हैं। चलो ये ब्लूम महोदय थे, मतलब ये हमने पिरामिड दिया है। देखो ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, तो ब्लूम टॉक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं इसको, ब्लूम टॉक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। ब्लूम महोदय ने 1956 में दिया था ये, ठीक है ना। अब देखिएगा उन्हें ये ट्राइंगल बनाया था, उनने ये ट्राइंगल में ऐसा, ये जो एरो इधर मतलब जो नैरो होते गया है, तो ये मतलब ग्रोथ हो रही है, ठीक है। ये इस तरफ लेवल में वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। ये वृद्धि को दर्शाया, विकास को दर्शाया, डेवलपमेंट को दर्शाया है, डेवलपमेंट को। अब देखिएगा ब्लूम महोदय क्या कहते हैं। ब्लूम महोदय कहते हैं कि सबसे पहले तो नॉलेज, पहले चरण में आता है नॉलेज यानी ज्ञान, ठीक है। सबसे पहले नॉलेज, अगर आपके पास देखो हमने मेमोरी स्तर में देखा था ना, सबसे पहले नॉलेज ज्ञान जरूरी है। ज्ञान मतलब बौद्धिक कौशल को बढ़ाने के लिए जरूरी है ज्ञान, तो सबसे बेसिक चीज हो जाती है ज्ञान। ज्ञान से ज्यादा अगर आपके पास में कॉम्प्रीहेंशन मतलब शब्दकोश है, आपके पास में वोकैब ज्यादा है, आपके पास में ज्यादा ज्यादा कलेक्शन है, तो आपका नॉलेज कैसा हो जाएगा? बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसके बाद वाला स्टेप है। तीसरा है, जब देखो सबसे पहले आपके पास ज्ञान था, ज्ञान में वृद्धि कैसे किया आपने? अपने शब्दकोश को बढ़ाकर, आपने अपने वोकेब को बढ़ाकर, आपने अपने नॉलेज को बढ़ाया। किससे? कि शब्दकोश ज्यादा होंगे ना, तभी तो ज्ञान बढ़ गया ना। तीसरा है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब उसका अनुप्रयोग कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। अब आपके पास ज्ञान है, तो ज्ञान का सार्थक कब होगा? जब उसको यूज करेंगे ना, तो उसके अनुप्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। अब अनुप्रयोग करने के बाद में इसको एनालिसिस कर रहे हैं, एनालिसिस, ठीक है। इसको कैसे कर रहे हैं? एनालिसिस कर रहे हैं। एनालिसिस का मतलब ऐसा होता है कि इसको खंड खंड तोड़ के एक एक पार्ट पार्ट को चेक कर रहे हैं, पूरे हर चीज को उसके डेप्थ लेवल तक जाके उतर रहे हैं, हर बारीकियों से, उसको बोलते हैं बारीकी से देखना, तो बारीकी से हर एक पोर्शन को जाके चेक कर रहे हैं, ज्ञान के हर एक बिंदुओं को। जैसे हम बड़ी कक्षा में जाते हैं तो हमारा नॉलेज जो होता है सब्जेक्टिव नैरो होते जाता है, मतलब जैसे सोशल साइंस था, या फिर अपन चलो साइंस था, साइंस में फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 हुए, फिर जैसे मान लो आपका बायोलॉजी है तो जूटनी, बॉटनी और जूलॉजी हो गया, फिर उसके अंदर नैरो, ऐसा मतलब कहना चाहिए नैरो होते जा रहा है, ठीक है। तो वही चीज एक चीज को है। फिर उसके बाद में सिंथेटिक आएगा, है ना। सिंथेटिक मतलब होता है संश्लेषण, एनालिसिस मतलब होता था विश्लेषण, विश्लेषण, और यहां पर आता है संश्लेषण। संश्लेषण की बात कही गई है, संश्लेषित करना, चीजों को अपने हिसाब से करना, ठीक है ना, अपने हिसाब से जमाने। आप किसी भी चीज को अपने हिसाब से जमाने का प्रयास कब करेंगे? जब आप बहुत नॉलेजेबल पर्सन हो गए। और तीसरा होता है
एवोल्यूशन मतलब ये मूल्यांकन वाली स्थिति है, ये सृजनात्मक स्तर की ओर आगे बढ़ जाती है। सृजनात्मक स्तर की ओर आगे बढ़ गए जब आप बहुत नॉलेजेबल हो गए, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में प्रावीण हो गए, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए, तब ये आती। तो ये ब्लूम ने ऐसा इस पूरा सिद्धांत देने का परीक्षा में ये बहुत जरूर भैया इसके जमाने आता है अरेंज करने, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये सब सीक्वेंस जमाने आता है, ये आपको कि पूछ लेता है कि ब्लूम महोदय के अनुसार कौन सा जो मॉडल सही है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें से आपको जमाना पड़ता है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि नॉलेज होगा। नॉलेज बड़ा कब हो जाएगा? जब उसके पास शब्दकोश यानी कॉम्प्रिहेंशन बढ़ जाएगा, और उसके बाद अब कॉम्प्रिहेंशन बढ़ गया तो उसको आप अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग करेंगे, और जब एप्लीकेशन बढ़ गया तो उसको आप विश्लेषण करेंगे, उसकी चीज को तथ्यात्मक समझेंगे, फिर संश्लेषित चीजों को जमाव करेंगे, और उसके बाद बहुत ज्ञानी विद्वान हो जाएंगे। इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन सृजनात्मकता की ओर आप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, चलो कोग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक क्षेत्र। तो यह डोमेन समझ प्राप्त करने में मानसिक प्रक्रियाओं से संबंधित है। अब इसको उदाहरण समझते हैं। तथ्य और परिभाषा और अवधारणा को यहाँ याद करना होता है, एक प्रक्रिया या अवधारणा को समझना होता है, जानकारी का विश्लेषण और कनेक्शन बनाना होता है, किसी स्रोत की विश्वसनीयता या किसी तर्क की वैधता का मूल्यांकन करना होता है, और कुछ नया करने के लिए कई स्रोत की जानकारी को संश्लेषित करना पड़ता है। कुल मिला के आपने जो कॉग्निटिव डोमेन है, अभी मैंने आपको बताया था ना, देखो ये परिभाषा याद रखना मतलब ज्ञानी है, याद रख रहे हैं, अवधारणा को समझ रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, ठीक है, उसकी विश्वसनीयता का मूल्यांकन कर रहे हैं, संश्लेषण कर रहे हैं, ये सब उन्हीं चीजों से रिलेटेड चीजें आ रही हैं। सॉरी। दूसरा है भावात्मक क्षेत्र, इफेक्टिव क्षेत्र। ठीक है, यह डोमेन सीखने और व्यवहार संबंधी पहलू को, पहले ज्ञान वाला था ना, देखो आपको मैंने इस नाम से स्पष्ट है। ज्ञान मतलब एक नॉलेज वाली बात, परिभाषा, विषय, कंटेंट, ये सब वाली बात हो गया। भावात्मक अफेक्टिव मतलब कुल मिला के भाव, व्यवहार संबंधी पहलू, किसी विषय या मुद्दे की प्रशंसा विकसित करना, किसी स्थिति या अनुभव के प्रति भावनात्मक प्रतिक्रिया प्रदर्शित करना, किसी विषय या गतिविधि के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण करना, किसी दृष्टिकोण मूल्य को स्वीकारना, विश्वास मूल्यों के आधार पर जिम्मेदारी कार्रवाई करना। आप देखो भाव की बात कर रहे हैं ना, आपने प्रशंसा की, आपने रिएक्ट किया, आपने एक्टिविटी की, आपने एक्सेप्ट किया, ये आपकी तो भाव है ना, ये आपके भाव हुए ना, तो ये भावात्मक क्षेत्र हो गया। वेरी सिंपल। ठीक, भावनात्मक ज्ञान क्षेत्र में हाँ मनोभाव हमने देख लिया कौन कौन से भाव को शामिल करते हैं। ये भावात्मक क्षेत्र के स्तर बताया गया है। 5 स्तर कौन कौन से हैं? देखो 5, सबसे पहले प्राप्त करना, नई जानकारी पर निश्चित रूप से ध्यान देना, उसके प्रति जागरूक होना। आपने जागरूक हो गए, जानकारी को प्राप्त कर लिया आपने। जवाब, उत्तेजनाओं पर प्रतिक्रिया देगा, सीखकर सूचना को प्रति उत्तर देना, मतलब आपने सीखा तो अब उसका जवाब दिया आपने। मूल्यांकन, आपने प्राप्त किया, देखो आपको नॉलेज मिला, आपने जवाब दिया, मूल्यांकन हो रहा है। सूचना को मूल्य विश्वास से जोड़ना, इन मूल्यों पर कार्य करने की इच्छा उत्पन्न करना। आयोजन, मूल्यों और सूचना को विकसित करना, उन पर विस्तार चरण करना, उन्हें प्राथमिकता देना और बीच संघर्षों का समाधान करना। और विशेषताएं, मूल्यों विश्वासों को इस हद तक आंतरिक रूप से आत्मसात करना कि वे लगातार व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित करते चल रहे हैं। ठीक, ये इसके स्तरों की बात हो गई। तीसरा है मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र का मतलब वही है कि यहाँ पर सेंसरी बातें हुई है। अच्छा, यहाँ पर आपको ये आईएमपी आता है कि मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र जो है उसकी व्याख्या किस किसने दी है। तो उस व्याख्या किस किसने दी है, देखो जैसे सिम्पसन ने 1972 में दी है, हेरो ने भी 1972 में दी है, और डेव ने 1975 में दी गई है। परंतु डेव का, ये परीक्षा में पूछता है, परंतु डेव का 1975 वाला जो है ज्ञान क्षेत्र प्रसिद्ध है। जिस प्रकार अभी आप पढ़ेंगे, थोड़ी देर में देखेंगे कि ब्लूम थ्योरी 1956 में आई है। ब्लूम थ्योरी कब आई?
1956 में आई है, और 2001 में इसका रिवाइज्ड वर्जन आया है, इसको ऐड करके नया बनाया गया है। लेकिन इसका जो नया वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है 2001 का, ये इतना लोकप्रिय नहीं है। मूल जो 1956 वाला है वही लोकप्रिय ज्यादा है। उसी प्रकार ये देर और डेव ने 1975 में जो दिया है ये ज्यादा लोकप्रिय है। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि ओल्ड वाला जो ब्लूम थ्योरी है और न्यू वाली ब्लूम थ्योरी में कैसे अंतर है, उसको हम अभी देखने वाले हैं ना। बाकी ओल्ड ही ज्यादा आती है, लेकिन दोनों को देखना चाहेंगे हम। चलो, ये इसका सार मिल गया अपने को यहाँ, कि जो ब्लूम वर्गीकरण के अनुसार सीखने के जो 3 क्षेत्र थे, संज्ञानात्मक डोमेन मतलब पहला वाला, यह ज्ञान पर केंद्रित था, मैंने आपको बताया था ना, ज्ञान पर केंद्रित है। ठीक है, दूसरा वाला जो अपन दूसरा वाला इसको यहाँ लिखे थे, अफेक्टिव वाले को यहाँ लिखे थे। दूसरा वाला जो डोमेन था, ये देखो, ये जो था किस पे है, हेड पर है। दूसरा वाला अफेक्टिव डोमेन एप्टीट्यूड मतलब ये हमारा हार्ट। तो हमारा जो एटीट्यूड है, हमारे हार्ट, हृदय, हमारे भाव पे रिप्रेजेंट करेगा। और तीसरा है साइकोनोमीटर, ये कौशल स्किल्स, मतलब ये सेंसरी, मतलब ये हैंड आ जाएगा, सेंसरी बेस्ड हैंड आ जाएगा। ठीक है, कौशल तो हम हाथ से अपना कौशल दिखाते हैं ना, ये इन तीनों का सार है जो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है वन लाइनर में। ठीक है, तीनों का सार हमने जो कि समझ चुका है पहले ही। ठीक है, ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये अब मैं आपको ये जो लिखा हुआ है ना, कि इसको मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूँ। ऐसे समझने में आपको मजा नहीं आने का, डायग्राम के माध्यम से। देखो, मैंने आपके लिए एक डायग्राम लाया है, बहुत अच्छे से उसमें जल्दी क्लियर हो जाएगा, है ना। ये इसको समझते हैं डायरेक्ट। देखो, ब्लूम महोदय आए थे। ब्लूम महोदय ने 1956 में जो टॉक्सोनॉमी दिया था शिक्षण की, तो हम देखते हैं कि ये ब्लूम महोदय ने क्या कहा था कि बंदे के पास नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज है तो उसके पास अब शब्दकोश बढ़ना चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन आना चाहिए उसके पास। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन बढ़ जाएगा तो वो उसका प्रयोग करेगा, यानी एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग करेगा। जब उसका अनुप्रयोग करने लगेगा तो उसमें एनालिसिस क्षमता आ जाएगी, एनालिसिस विश्लेषण करते आने लगेगा। जब विश्लेषण करते आने लगेगा तो वो संश्लेषण भी सीख जाएगा। बाद में संश्लेषण यानी चीजों को इकट्ठा करना, जोड़ तोड़ करके बनाना। ठीक है, और ये सब सीख जाएगा तो एवोल्यूशन मतलब थोड़ी क्रांति आ जाएगी, मूल्यांकन उसका करने में हो जाएगा, वो सृजनात्मकता का विकास हो जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा, विद्वान हो जाएगा। ठीक है, ये हमने ब्लूम महोदय ने कब दिया था, 1956 में दिया था। ये ब्लूम थ्योरी 1956 में। ठीक है, तो ये वहीं डिटेल में लिखा हुआ है। तो ये परीक्षा में आता है, तो आपको क्या सीक्वेंस रखना है। सबसे पहले नॉलेज है, नॉलेज बढ़ाएंगे, है ना। चलो, मैं ये नॉलेज हुआ, इसको हिंदी में भी अपन समझते हैं। नॉलेज हुआ, नॉलेज मतलब ज्ञान। चलो, मैं हिंदी में इसको लिख देता हूँ, इंग्लिश में तो लिखा ही है। चलो ठीक है, ज्ञान। ज्ञान के बाद में आपका क्या बढ़ गया, कॉम्प्रिहेंशन, शब्दकोश बढ़ गया। उसके बाद में आप देख रहे हैं आपका एप्लीकेशन, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग किया आपने। फिर आप क्या कर रहे हैं, उसका संश्लेषण कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं पहले। विश्लेषण, विश्लेषण मतलब होता है चीजों को विश्लेषित करना, खंड खंड में बांटना। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, इसका संश्लेषण, संश्लेषण। और उसके बाद में आप सृजनात्मकता की ओर बढ़ गए, इवोल्यूशन कर लिया, मूल्यांकन। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, परीक्षा में सीक्वेंस पूछा, 2-3 बार आप ऐसा ट्राई करेंगे तो बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं ना। तो ब्लूम महोदय ने 1956 में ये मॉडल दिया था। ठीक है, ये मॉडल बहुत ज्यादा फेमस दिया था। तो ब्लूम का मॉडल कब आया आपको बताना है, 1956 ने बताया, है ना। और लॉरेन एंडरसन और कैथवॉल ने, लॉरेन एंडरसन और कैथवॉल ने, कलर चेंज कर ले, लॉरेन एंडरसन प्लस कैथवॉल, लॉरेन एंडरसन प्लस कैथवॉल की बात कर रहे हैं। तो लॉरेन एंडरसन एंड डेविड जो कैथवॉल थे, तो आपको ये याद रखना है कि लॉरेन एंडरसन एंड डेविड कैथवॉल ने ब्लूम की जो थ्योरी है उसको रिवाइज्ड किया है, टॉक्सोनॉमी को 2001 में। इसका मतलब उसको नए सिरे से लाया, नंबर 1 बनाने का प्रयास। देखो, याद करने का तरीका कैसा आएगा, ब्लूम अगर काश
ब्लूम थ्योरी आप दे पाते जब आपका 56 इंच का सीना होता, तो आप तीनों एज को ब्लूम थ्योरी में कन्वर्ट कर पाते। हेड, हार्ट, हैंड, कास, है ना। तो इससे आपको रिप्रेजेंट करना था, ये याद करने का तरीका था। 56 इंच के सीने से 56 ईयर में याद रखना था ब्लूम। अब जो है, अब ब्लूम जो है उसको नंबर वन बनाने के लिए, एंडरसन नंबर वन बनाने के लिए कैथफॉल यानी कैंडल लेके आ गए। एंडरसन कैंडल लेके नंबर वन बनाने के लिए आ गए। 2001 में रिवाइज किया, हम बेहतर बनाएंगे, लेकिन वो उतना चल नहीं पाया। अब इसमें इन्हें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया। इनने देखो, इनने रिमेंबर मतलब याददाश्त की बात कर रहा है, रिमेंबर यानी याद, रात, तो ये लगभग लगभग ज्ञान से संबंधित है, याद। उसके बाद में अंडरस्टैंड यानी समझ, सूझ वाली बात कर रहा है, समझ, समझ। उसके बाद में अप्लाई, एप्लीकेशन, ये ठीक है। एनालिसिस भी ठीक है। इवोल्यूशन, यहाँ पर उन्हें सिंथेटिक और दिया, डायरेक्ट मूल्यांकन ला दिया इवोल्यूशन। और उसके बाद में बोले क्रिएट यानी सृजनात्मक, सृजनात्मक हो जाता है, मतलब सृजनशील हो जाते हैं, बहुत विद्वान हो जाते हैं, विद्वतापूर्ण हो जाते हैं। ये इनने मॉडिफिकेशन करने का प्रयास किया था कि रिमेंबर और क्रिएटिविटी, क्रिएटिंग, है ना, सृजनात्मकता को इन्हें ऐड कर दिया था ब्लूम रिवाइज्ड वर्जन टैक्सोनॉमी में। किसने? लॉरिन एंडरसन और डेविड कैथवॉल ने कर दिया था 2001 में। लेकिन ये थ्योरी ज्यादा चल नहीं पाई, ब्लूम की थ्योरी चली। तो ब्लूम थ्योरी कब आई? 1956 में आई। ठीक है ना। तो आपको याद रखना, आप पुराना याद है, तीनों चर, तीन चर होते हैं शिक्षण के। स्वतंत्र चर शिक्षक होता है, आश्रित चर छात्र होता है, मध्यस्थ चर पाठ्य सामग्री और जितनी भी उपकरण होते हैं वो होते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। 2 से 3 बार 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 इस को पलटा के देखिएगा, चीज़ें कंठस्थ हो जाएंगी। ठीक है। और इस चैनल में बने रहने के लिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।